This is Dr. Hadi Baksh. In this video lecture, we will discuss the Michelson-Stahl experiment 1958. 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन प्रेजेंट किया। उन्हीं दिनों 3 डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन हाइपोथेसाइज किए गए कि डीएनए इस तरह रेप्लिकेट करता होगा। वो 3 मॉडल कौन से थे? वो थे कंजर्वेटिव मॉडल, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल एंड डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इस स्क्रीन में आपको ये मॉडल्स एक इमेज में नज़र आ रहे हैं। इनके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो में इन मॉडल्स को डिटेल में डिस्कस किया है। अगर आप इन मॉडल्स के बारे में फर्दर जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आफ्टर फ्यू ईयर्स क्या हुआ कि मेसेल्सन एंड स्टाहल ने कोलैबोरेट किया और कुछ एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए ये जानने के लिए कि इन मॉडल्स में से कौन सा मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इनफैक्ट नेचर में वर्क करता है, फंक्शन करता है, ऑर्गेनिजम्स में मौजूद हैं। तो उनका जो मॉडल ऑर्गेनिज्म था वो इकोलाई था। उन्होंने नाइट्रोजन के आइसोटोप्स यूज़ किए डीएनए को लेबल करने के लिए और एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए टू वेरीफाई द मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन अकरिंग इन ऑर्गेनिजम्स। मेसेल्सन एंड स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट में जो मटेरियल यूज़ किया उनमें से इम्पॉर्टेंट या मेजर जो मटेरियल हैं वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। नंबर 1 बैक्टीरियल जो मॉडल उन्होंने यूज़ किया दैट वाज इकोलाई, और न्यूट्रिएंट मीडियम यूज़ किया फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। नाइट्रोजन के जो आइसोटोप्स यूज़ किए दैट दोज वर N14 एंड N15। N14 इज़ अ लाइटर आइसोटोप एंड N15 इज़ अ हैवी आइसोटोप। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज यूज़ किया एंड सीजियम क्लोराइड यूज़ किया फॉर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया? उनका फर्स्ट स्टेप था दे फर्स्ट ग्रू इकोलाई इन न्यूट्रिएंट मीडियम, ब्रोथ मीडियम में उन्होंने ग्रो किया जिसमें N15 या हैवी नाइट्रोजन का आइसोटोप उन्होंने यूज़ किया और बैक्टीरिया को सेवरल जनरेशन्स के लिए ग्रो किया। नंबर 2, देन सेम बैक्टीरियल कल्चर was transferred to nutrient medium containing N14 या जो लाइट आइसोटोप था उसमें, और सेवरल जनरेशन्स उन्होंने N14 या लाइटर आइसोटोप कंटेनिंग मीडियम में ग्रो किया। नंबर 3 के उन्होंने माइक्रोस्कोपिक काउंट और जो कॉलोनी ऐसे है उसको कंटिन्यू किया to measure the cell count and growth at all stages during the experimentation। और साथ साथ they harvested bacterial cells। उन्होंने बैक्टीरियल सेल्स हार्वेस्ट किए, डीएनए को आइसोलेट किया, डीएनए को प्यूरिफाई किया और सेंट्रीफ्यूज किया टू measure the density gradient at different stages। क्योंकि डेंसिटी ग्रेडियंट बनाना इस एक्सपेरिमेंट का एक प्रिंसिपल था और डेंसिटी ग्रेडियंट में ही से हमें ये पता चलना था कि एक्चुअली जो रेप्लिकेशन का मॉडल वर्क कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, वो कौन सा मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है, वेदर दैट इज़ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल या कंजर्वेटिव मॉडल या डिस्पर्सिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट के की रिजल्ट्स क्या थे आइए देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जनरेशन 0। जनरेशन 0 एक्चुअली पेरेंट जनरेशन है। हमने पिछले स्लाइड में देखा है कि उन्होंने N15 हैवी नाइट्रोजन मीडियम में इकोलाई बैक्टीरिया को सेवरल जनरेशन्स के लिए ग्रो किया। एक्चुअली वो जनरेशन था जनरेशन 0 या जिसे पेरेंटल जनरेशन कहते हैं। DNA isolated from bacterial cells grown in N15 medium showed single lower band in centrifugation gradient। जनरेशन 0 या पेरेंटल जनरेशन से जो उन्होंने डीएनए आइसोलेट किया उसने सिंगल बैंड बनाया, बट दैट सिंगल बैंड वाज लोअर बैंड इन सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट। फिर आते हैं जनरेशन 1 में। जनरेशन 1 में क्या हुआ? डीएनए आइसोलेटेड एंड सेंट्रीफ्यूज ड्यूरिंग ग्रोथ in N14 medium also showed single band after centrifugation, but the band was higher than that of produced in generation 0। जनरेशन 1 वो जनरेशन था दैट इज़ उनमें उन्होंने N14 या लाइट
नाइट्रोजन आइसोटोप वाले मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रो किया था। तो उस पॉपुलेशन से जो उन्होंने डीएनए आइसोलेट किया, फिर सेंट्रीफ्यूज किया, और सेंट्रीफ्यूगेशन में जो डीएनए का बैंड नज़र आया, दैट वाज आल्सो अ सिंगल बैंड, बट दैट बैंड वाज हायर देन दैट प्रोड्यूस्ड इन द जनरेशन 0 या पेरेंटल जनरेशन। फिर आते हैं जनरेशन 2 में। जनरेशन 2 में बैंड किस तरह का नज़र आया? द सेकंड जनरेशन डीएनए आल्सो प्रोड्यूस्ड 2 बैंड्स। सेकंड जनरेशन डीएनए में क्या होता है कि उसमें 2 बैंड्स प्रोड्यूस होते हैं। वन वाज इंटरमीडिएट, जिस तरह जनरेशन 1 में इंटरमीडिएट था, इसी तरह का बैंड था, एंड द अदर वाज हायर, और जो दूसरा बैंड था वो लिटिल हायर था। जनरेशन 3 में क्या होता है? द डीएनए आल्सो प्रोड्यूस 2 बैंड्स। जनरेशन 3 में भी 2 बैंड्स प्रोड्यूस होते हैं, एक इंटरमीडिएट होता है, एक हायर होता है, लेकिन जो इंटरमीडिएट या लोअर बैंड है वो थिनर होता है, वाइल द अदर हायर बैंड वाज थिक। जनरेशन 4 में भी 2 बैंड्स प्रोड्यूस होते हैं, जो इंटरमीडिएट या लोअर बैंड है वो थिनर और लाइटर होता जा रहा है, और जो ऊपर वाला बैंड है, हायर बैंड है, वो जनरेशन 2 से या 3 से थिकर है। तो ग्रेजुअली जो ऊपर वाला बैंड है वो थिकर होता जा रहा होता, और इंटरमीडिएट या जो लोअर बैंड है वो थिनर या लाइटर होता जा रहा था। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इन रिजल्ट्स को स्कीमेटिक्स से कंपेयर करेंगे और ये क्लियर करेंगे कि इन रिजल्ट्स से हमें क्या मैसेज मिलता है, हमने क्या सीखा है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं रेड कलर्ड फ्लास्क कंटेन्स N15 nitrogen isotope that is heavier, and this one contains N14 nitrogen isotope that is lighter. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस इज़ ट्यूब में जो डेंसिटी है वो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे फ्रॉम बॉटम टू द अपर लेवल, ये डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। उन्होंने सेजियम क्लोराइड यूज़ किया था डेंसिटी ग्रेडियंट बनाने के लिए। ये है, दिस इज़ पेरेंट जनरेशन, जनरेशन 0। जनरेशन 0 का जो रिज़ल्ट है वो है लोअर बैंड। लोअर बैंड क्यों है वो इस वजह से है, आप उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहाँ पे देखें, दिस इज़ पेरेंटल डीएनए। यहाँ पे ब्लू कलर शो करता है हैवी N15 नाइट्रोजन को, और रेड कलर शो करता है लाइटर नाइट्रोजन को। तो पेरेंटल जनरेशन वो जनरेशन था जिसमें उन्होंने सिर्फ N15 मीडियम के अंदर बैक्टीरिया को ग्रो किया था। तो यहाँ पे जो प्योर है डीएनए दैट इज़ डेंस एंड हैवियर, इस वजह से जो बैंड बना है वो सिंगल बैंड बना है, और वो जो बैंड है वो लोअर पोजीशन पे है। उसके बाद आप चलते हैं जनरेशन 1 में। जनरेशन 1 में एक बैंड है लेकिन लिटिल अपर पोजीशन पे है कंपेयर टू द जनरेशन 0। वो क्यों है? दोबारा हम यहाँ पे चलते हैं, दिस इज़ F1। F1 में आप देख सकते हैं कि ये दो डीएनए के मॉलिक्यूल हैं, ये हाइब्रिड हैं। दे कंटेन ब्लू कलर्ड स्टेन एंड रेड कलर्ड स्टेन। कम्प्लीटली हाइब्रिड इस वजह से हैं क्योंकि एक स्टेन में N15 है और एक स्टेन में N14 है। कम्प्लीटली 100% हाइब्रिड होने की वजह से इसमें लिखा गया है कि 100%, दे आर 100% हाइब्रिड। इस वजह से दे आर एट दिस पोजिशन लिटल अपर एज कम्पेयर टू द पेरेंट जनरेशन और जनरेशन 0। हम आगे चलते हैं, ये है जनरेशन 2। जनरेशन 2 में 2 बैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, 50-50% लिखा गया है। क्यों है? इसकी मानी क्या है? यहाँ पे आप देख लें F2। F2 में आप देख रहे हैं कि कितने हमें डीएनए के मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं, 4 नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे 2 हमारे पास मॉलिक्यूल थे और वो हाइब्रिड थे। उनमें एक स्टेन में N15 था, एक स्टेन में N14 था। 2 मॉलिक्यूल्स ने कितने मॉलिक्यूल बनाए? 4 बनाए। तो उसमें से जो 2 हमें मिले हैं मॉलिक्यूल, दे आर कम्प्लीटली हाइब्रिड, और जो 2 मॉलिक्यूल मिले हैं वो न्यूली सिंथेसाइज्ड हैं एंड दे कंटेन ओनली N14 नाइट्रोजन एंड लाइटर। ये कलर डिफ्रेंशिएशन है क्योंकि F1 और F1 के बाद जो सक्सेसिव जनरेशन्स ग्रो किए गए ई कोलाई के, वो N14 मीडियम में ग्रो किए गए थे। इस वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जनरेशन 2 में हमें 2 बैंड्स मिले हैं 50-50%। 50-50% का मतलब ये है कि जो 50% लोअर बैंड है दैट रिप्रेजेंट्स द हाइब्रिड डीएनए। हाइब्रिड डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, और जो अपर बैंड है
वो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें N14 या लाइटर आइसोटोप है। इसी तरह आप जनरेशन 3 और जनरेशन 4 को एक नज़र देख लें। यहाँ पे जो लोअर बैंड है वो डिक्रीज़ करता जा रहा है। हेयर इट इज़ 25%, हेयर इट इज़ 12%, और जो अपर बैंड है हेयर इट इज़ 75%, हेयर इट इज़ 88%। वो इस वजह से है कि यहाँ पे आप देखें कि सक्सेसिव जनरेशन में जो हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल हैं वो डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड N14 कंटेनिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। F2 में हमारे पास यहाँ पे आप देखें कि कितने मॉलिक्यूल्स थे, 4 मॉलिक्यूल्स थे। उनमें से कितने हाइब्रिड्स थे, 2 हाइब्रिड्स थे। अब 4 मॉलिक्यूल्स में से कितने हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 8 बनेंगे। 8 में से कितने हाइब्रिड हैं, ओनली 2 हाइब्रिड हैं, और 2 हाइब्रिड हैं, और 6 जो है ना वो न्यूली सिंथेसाइज्ड हैं, नॉन हाइब्रिड हैं, एंड दे कंटेन ओनली N14 नाइट्रोजन। तो इस वजह से F3 में या जनरेशन 3 में आप देख रहे हैं कि ये जो लोअर बैंड है ये 25% हाइब्रिड डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे 75% एक्चुअली न्यूली सिंथेसाइज्ड N14 कंटेनिंग डीएनए को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह सक्सेसिव जनरेशन में हम जैसे जाएंगे तो हाइब्रिड जो डीएनए है उसकी क्वांटिटी डिक्रीज होती जा रही है, और N14 कंटेनिंग जो डीएनए डुप्लेक्स है उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करती जा रही है। एज ए रिजल्ट उसका जो बैंड है वो थिकर बन रहा है और अपर पोजीशन पे है। ये शो कर रहा है कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो हाइब्रिड है दैट कंटेन्स N14 एंड N15 नाइट्रोजन आइसोटोप्स। मेसलसन एंड स्टाहल ने अपने इस ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट में ये कंक्लूड किया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। इसकी मानी ये है कि डीएनए डुप्लेक्स के अंदर हर सिंगल स्टैंड एक टेम्पलेट के तौर पे काम करता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। आप इस इमेज में देख रहे हैं, दिस इज़ पैरेंटल डीएनए डुप्लेक्स। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के बाद ये डीएनए के डॉटर मॉलिक्यूल्स बने हैं। उनमें से एक स्टैंड पैरेंटल स्टैंड है, वाइल जो दूसरा स्टैंड है दैट इज़ न्यूली सिंथेसाइज्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। मेसलसन एंड स्टाहल ने ये एक्सपेरिमेंट बैक्टीरियम ई कोलाई के अंदर परफॉर्म किया, मगर आजकल सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन एक यूनिवर्सल मैकेनिज्म ऑफ रेप्लिकेशन के तौर पे कंसीडर किया जाता है।